नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप? नीतू, नवनीत, रोहित, अरविंद, करिश्मा, रोशनी, कोमल, रानू, शिवम शुक्ला और निशु, मनीषा, आशु, रंजीत, संदीप, आप सभी को और बाकी जिन बच्चों का मैं नाम नहीं ले पाई हूँ उन सभी को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्र काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। रिवीज रिवीजन भी आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे थे पंचायत और आपकी नगर पालिकाएं, जिसमें जो चीजें कॉमन थी वो मैंने आपको साथ साथ बताई हैं। आज हमें पढ़ना है कि भाई पंचायत या नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए हमारे पास में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हमारे पास होनी चाहिए। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे और एक हेडिंग देंगे यहाँ पर कि मैम हम पढ़ रहे हैं पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, दोनों में जो चीजें कॉमन है हम उनको साथ में पढ़ते चले जा रहे हैं। अभी आप यहाँ पे एक हेडिंग दे देंगे पंचायत और नगर पालिका, यानी पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब हम यहाँ पर इनकी बात कर रहे हैं तो हमें आज बात करनी है कि इनका सदस्य बनने की योग्यताएं क्या होती हैं। इन दोनों के लिए कॉमन क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो दोनों की क्वालिफिकेशंस हम साथ में ही पढ़ लेंगे। अलग अलग पढ़ने के लिए इसको जरूरत नहीं है कि क्या योग्यताएं होती हैं, क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो सबसे पहले तो बेटा भारत का नागरिक यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया आपको जरूरी है होना। जो भी पंचायत या नगर पालिका का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसे होना चाहिए मैम सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक। और बेटा इसका सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, जो मिनिमम एज होती है बच्चे, न्यूनतम आयु, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु या हम कह सकते हैं कि मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, 21 ईयर्स। आप कहोगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बच्चे कितनी भी हो सकती है, लेकिन 21 वर्ष की आयु न्यूनतम आयु होती है, मतलब इतना तो होना ही चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ बेटा आपको मैं ये भी बता देना चाहूंगी कि आपकी यहाँ पर ये चीज है। उसके अलावा बेटा जो राज्य विधान मंडल होता है, ठीक है, राज्य विधान मंडल, ध्यान से सुनिएगा, राज्य विधान मंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर हम इसको कहते हैं। राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित, राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित योग्यताएं निहित हो, ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित योग्यताएं निहित हो, निर्धारित योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशंस निहित हो, यानी कि वेस्टेड क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं होनी चाहिए। सिर्फ इतना आप लिख लीजिए कि भाई जो भी आपका स्टेट लेजिस्लेचर इसके अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन को ऐड करता है तो उस व्यक्ति के पास वो क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या क्लास ठीक से चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप कर दीजिए एक बार, फटाफट से जल्दी से एक बार थम्स अप कर देंगे। अगर क्लास यहाँ पर आपकी ओके है तो प्लीज एक बार बताइए जल्दी से। अब जैसे मैंने ये जो लाइन लिखवाई है, ये क्यों लिखवाई है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एक स्टेट जो है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशंस बना सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट्स में बिल्कुल ठीक चल रही है, चलो मेरी तरफ से इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगी तो सारे बच्चों की क्लास में प्रॉब्लम होगी। एक भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि क्लास ओके है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से जिसको दिक्कत हो रही है रिफ्रेश कर लीजिए। तो राज्य विधानमंडल वाला जो पॉइंट है, इसका कहने का मतलब है बेटा कि आपने किसी किसी स्टेट में सुना है कि कहीं कहीं पे किसी किसी स्टेट ने ये आपका मतलब एक योग्यता बना दी है कि जिसके 2 बच्चे होंगे केवल वही क्या कर सकता है, पंचायत के इलेक्शन, मतलब 2 या 2 से कम, 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। किसी ने पंचायत के इलेक्शन को लड़ने के लिए 10वीं पास जरूरी कर दिया है, किसी ने 12वीं पास कर दिया
दिया है, तो कहने का मतलब है कि यहां पर आप जानते हैं कि पंचायत और नगरपालिका राज्य सूची का विषय है और राज्य की सरकारें अपने हिसाब से क्या कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं। तो ये जो अलग अलग कानून आप देखते हैं, हर एक स्टेट में जो अलग अलग नियम यहां पे आप देखते हैं योग्यताओं के लिए, तो वो इसीलिए लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल अपनी मर्जी से और भी योग्यताएं इसमें ऐड कर सकता है। बाकी ये दो योग्यताएं तो कंपलसरी होती हैं, ये क्वालिफिकेशन कंपलसरी है। लेकिन आप ये जानते हैं कि हर जगह पे पंचायत के इलेक्शन के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, हर जगह जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स ने अपने यहां पर कंपलसरी कर दिया है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये होती हैं क्वालिफिकेशंस। उसके बाद में बच्चा अगर हम बात करते हैं कि भाई क्वालिफिकेशंस हो गई, अब इनका काम क्या होता है। ठीक है, विधानमंडल, ओके, लर है गया है लिखना, मैं लिख देती हूं इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिख देते हैं। राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल। ठीक है बच्चे, अब आगे सुनिए। आगे बेटा हम बात करेंगे कि भाई इनका कार्य क्या होता है, पंचायत और नगर पालिकाएं आखिर क्यों बनती हैं। तो इनके कार्य दोनों के एक जैसे ही होते हैं, फंक्शंस भी सेम ही होते हैं। जो कार्य गांव में पंचायत करती है वही काम शहरों में नगर पालिकाएं करती हैं। ध्यान से सुनिए बेटा जी, एक तो इनका काम होता है सामाजिक और आर्थिक विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास। ध्यान से सुनना, सामाजिक और आर्थिक विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास लिखना। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, पंचायत ये काम कहां पर करेंगी, गांव में, और नगर पालिका कहां करेंगी, शहर में। तो इन ये सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए क्या करती हैं, योजनाएं तैयार करना, योजनाएं तैयार करना, यानी कि प्रिपेयर द स्कीम्स, योजनाएं तैयार करना, प्रिपेयर द स्कीम्स। ये योजनाएं बनाती हैं कि किस तरीके से आपका सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा सकता है, और योजनाएं लागू करना, और योजनाएं लागू करना, लागू करना। प्रिपेयर द स्कीम्स एंड एग्जीक्यूट द स्कीम्स, एंड एग्जीक्यूट द स्कीम्स। तो ये किसका काम होता है, पंचायत और नगर पालिका दोनों का काम होता है कि वो आपकी सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएं और साथ साथ उनको लागू भी कर दें। इतनी बात आपको समझ आ रही है, आ गई हो तो बेटा बता दें, एक बार थम्स अप जरूर कर दिया करें। उसके बाद आप जानते हैं कि आपकी जो पंचायत होती है, ठीक है, पंचायत के कितने विषय होते हैं, तो मैम पंचायत के लिए आपने बताया 29 विषय होते हैं, तो भाई इन पर ये काम करती हैं। और नगर पालिका के कितने विषय होते हैं, तो आपने बताया कि 18 विषय होते हैं, तो नगर पालिका इसके अलावा इन 18 विषय पर काम करती है। जैसे इनके काम क्या होते हैं भाई, पंचायत का काम गांव में साफ सफाई को देखना, नगर पालिका का काम शहरों में साफ सफाई का काम देखना, लाइटिंग को देखना, पानी की व्यवस्था को देखना, ठीक है, शुद्ध पानी की व्यवस्था करवाना, ये सब आपके पंचायत और नगर पालिकाओं के काम होते हैं। तो ये अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्यारे बच्चों काम करती हैं। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये काम करती हैं और उसके लिए ये स्कीम्स बनाती हैं, स्कीम्स बनाकर उन्हें एग्जीक्यूट भी करती हैं। साथ साथ जो इनके संविधान की 11वीं अनुसूची में और 12वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर भी ये काम करती हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों के काम मैंने आपको लिखवा दिए, ये कॉमन फंक्शन है दोनों का, और ये अलग अलग है तो अलग अलग मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको यहां पर लिखवा दिया है। तो ये इनके काम होते हैं, इनकी योग्यताएं क्या होती हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूं। अब बेटा यहां पर बात आती है कि जो आपकी पंचायत होती हैं और जो नगर पालिकाएं होती हैं, तो इनकी जो वित्तीय स्थिति है, मतलब इनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है कि भाई इनको पैसा कहां से मिलेगा या पैसा कहां से दिया जाएगा, इस चीज के लिए कौन यहां पर रिकमेंडेशन करता है, तो बेटा
बेटा जी आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए बनाया जाता है एक राज्य वित्त आयोग। इसी बात पे बच्चे मुझे बताएंगे कि वित्त आयोग किस आर्टिकल में आता है। ये तो राज्य वित्त आयोग है, सेंटर वाला फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है, जल्दी से मुझे आप बताएंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ध्यान से सुनना बेटा, जब ये फाइनेंस कमीशन आपका पंचायत के लिए काम करेगा तो आर्टिकल क्या रहेगा, और जब ये नगर पालिका के लिए काम करेगा तो आपका आर्टिकल क्या रहेगा। केवल आर्टिकल चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो मैं लिख देती हूं, म्युनिसिपैलिटी के लिए किस आर्टिकल के तहत स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है और पंचायत के लिए किस आर्टिकल के तहत। बहुत बढ़िया मैम, 243 का आई, ये तो होता है पंचायत के लिए, और नगर पालिका के लिए 243 का वाई। और जो फाइनेंस कमीशन मैंने आपसे पूछा है वो आर्टिकल 280 में है। विनीत कुमार ने बिल्कुल सही बोला है, राकेश ने सही बोला है। 356 243 का आई इसके लिए है पंचायत के लिए, और नगर पालिका के लिए 243 का बाई। अब यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर, आपका एक रिवीजन भी आप समझ सकते हैं कि हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि राज्य वित्त आयोग का गठन यानी कि इसको फॉर्म्ड कौन करेगा। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, जल्दी बताना। राज्य वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है, इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, यानी कि टेन्योर कितना होता है, ये भी बताइएगा। इसके अलावा बेटा इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, यानी कि चेयरमैन होते हैं, जैसे आपके सेंटर वाले फाइनेंस कमीशन में होते हैं। और बच्चे यहाँ पर अन्य सदस्य होते हैं। अदर मेंबर्स यहाँ पर डिसाइड नहीं है, क्योंकि हर स्टेट का फाइनेंस कमीशन अलग बनता है और वो अपने हिसाब से अदर मेंबर्स को अपॉइंट करवाता है। तो मुझे ये बताइएगा कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा। साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि ये लोग अगर अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो किसको देंगे। ये आपका क्वेश्चंस यहाँ पे मुझे लगता है कि सबको पता होगा। बहुत बढ़िया मैम, हर 5 साल पे राज्यपाल द्वारा किया जाता है। गठन कौन करता है, तो मैम प्रत्येक 5 वर्ष पर कौन करता है, तो आप कहेंगे राज्यपाल द्वारा यानी बाय द गवर्नर। उसके बाद में एक टेन्योर कितना होता है, तो जाहिर सी बात है मैम 5 इयर्स होता है, 5 वर्ष। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की जाती है, लिखिएगा इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे कि मैम राज्यपाल ही करते हैं। और साथ साथ इनको जो त्यागपत्र अगर देना होता है, यानी कि ये सदस्य अगर अपना रेजिग्नेशन देते हैं या चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन देते हैं, तो ये लोग राज्यपाल को ही देते हैं, राज्यपाल को। और इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल। और सेंटर में क्या हो जाता है, राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति। तो जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं वो फटाफट सारी चीजों का आंसर मुझे कर रहे हैं, ठीक है। अब ये राज्य वित्त आयोग क्या करता है भाई, राज्य वित्त आयोग ये बताता है कि भाई जो राज्य की सरकारें हैं वो पंचायत या नगर पालिकाओं को कितना पैसा दें, कितना अनुदान दें, जिससे वो अपने काम अच्छे से कर सकें, और इनकी जो वित्तीय स्थिति होती है, फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, उसे कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। यहाँ राष्ट्रपति को नहीं देंगे, राज्यपाल को देंगे, क्योंकि ये स्टेट वाला है, सेंटर वाला नहीं है बेटा। ध्यान से पढ़ा करो चीजों को, ध्यान से। कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो वही काम आपको यहाँ पे करना है। अच्छा, उसके बाद में प्यारे बच्चे अगर हम एक और पॉइंट देखें कि जैसे वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, तो ये आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देगा, तो मैम ये रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। अगर ये पंचायत के लिए काम करेगा तो आर्टिकल 243 का आई, और अगर ये नगर पालिका के लिए काम करेगा 243 का वाई, राज्यपाल को देता है, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि वित्त आयोग हो गया, तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि अब हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि यहाँ पे एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग। मैंने निर्वाचन आयोग पढ़ाते समय इसका जिक्र किया था, राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि सेम होता है, केवल आर्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन,
स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां पर भी हमें क्या लिखना है कि जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग होता है, बेटा ध्यान से सुनना, तो इसकी अगर हम बात करते हैं, अगर ये पंचायत के लिए काम करेगा तो आर्टिकल कौन सा होगा, और नगर पालिका के लिए काम करेगा तो आर्टिकल कौन सा होगा। तो बेटा जी पंचायत के लिए आर्टिकल 243 का के, और नगर पालिका के लिए आर्टिकल 243 का जेड जी, सॉरी जेड ए, जी नहीं जेड ए, सॉरी सॉरी सॉरी, जेड ए। तो ये आपका यहां पर बनता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। और आपको मैंने बताया था कि इसका एक ही काम होता है, और वो काम क्या होता है कि मैम ये स्पेशली पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचन कराता है। जब ये पंचायत के निर्वाचन कराएगा आर्टिकल 243 का के, और जब ये आपका नगर पालिका के आपके इलेक्शन कराएगा तो 243 का जेड ए। यानी यहां पर केवल क्या चेंज होता है, आप कहोगे कि केवल और केवल यहां पर मैम आर्टिकल चेंज होता है, बाकी चीजें सब सेम रहती हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग का अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई इसका कार्य क्या होता है, तो मैम जाहिर सी बात है इसका कार्य या फंक्शन जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि मैम ये करवाता है, कार्य होता है इसका मेन पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचनों का संचालन। पंचायतों और नगर पालिका के निर्वाचनों का संचालन, निर्वाचनों का संचालन केवल इन्हीं दोनों के इलेक्शन करने के लिए इसको आपका बनाया जाता है, क्योंकि बाकी इलेक्शन तो आपका निर्वाचन आयोग कराता है, इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, अब देखो यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, इंग्लिश में लिखना, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन फॉर पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, इनके इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है, तो इसी का यही काम होता है। अब मैम इसमें कौन कौन होता है, तो प्यारे बच्चे इस इलेक्शन कमीशन में एक होते हैं आपके निर्वाचन आयुक्त। कौन होते हैं यहां पर, इसमें एक होते हैं जो इसके हेड होते हैं निर्वाचन आयुक्त, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इलेक्शन कमिश्नर। और अगर मैं यहां पर बात करती हूं कि ये जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, साथ साथ इनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, यानी पहले लिखेंगे अपॉइंटमेंट, फिर लिखेंगे इनका टेन्योर कितना होता है, मुख्य ये जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है, यानी कि कार्यकाल कितना होता है। साथ साथ हम देखेंगे कि भाई अगर इन्हें अपना त्यागपत्र देना होता है, रेजिग्नेशन देना होता है, तो ये किसको देंगे, रेजिग्नेशन। तो ये क्वेश्चंस बच्चे यहां पर बनते हैं जो आपके बन सकते हैं, इससे ज्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। तो आप कहेंगे कि मैम यहां पर अपॉइंटमेंट जो होती है वो होती है राज्यपाल द्वारा, क्योंकि सेंटर में करते हैं प्रेसिडेंट, तो स्टेट वाले का करेंगे गवर्नर। उसके बाद कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। और त्यागपत्र भी अगर इन्हें देना है तो मैम ये राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल को। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीजें आपको बेटा ध्यान रखनी है। नगर पालिका का आर्टिकल कौन सा है, पंचायत का आर्टिकल कौन सा है, केवल इसके अलावा आपको और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है।
अब हमने नगर पालिकाओं के बारे में सब कुछ पढ़ लिया कि नगर पालिकाओं का कार्यकाल क्या है, नगर पालिकाओं को किस संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नगर पालिकाओं की जब हम बात करते हैं तो हम ये भी जान चुके हैं कि उनका सदस्य बनने की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, नगर पालिकाओं में रिजर्वेशन कैसे मिलता है, सारे पॉइंट्स हम जान चुके हैं। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जाना कि जिस तरीके से पंचायतों का गठन होता है तो नगर पालिकाओं का गठन कैसे होता है और साथ साथ नगर पालिकाओं का गठन किस आर्टिकल में होता है। हम अभी ये नहीं जान पाए हैं, लेकिन अब हम जानेंगे, क्योंकि अभी हम यहीं पे यही हेडिंग डालने वाले हैं। तो पंचायत और नगर पालिका में जो कॉमन था बेटा, वो मैंने आपको एक साथ क्यों लिखवाया है, ताकि आप यहाँ पे बहुत अच्छे से चीजों को कर सको, बहुत अच्छे से। भाई आपको सिर्फ आर्टिकल्स चेंज करने हैं और बाकी ज्यादातर चीजें वही हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा डीप में नहीं आएगा बच्चा, इसलिए हम बहुत ज्यादा डीप में घुस भी नहीं रहे हैं। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं आपसे यहाँ बच्चे बात करती हूं तो आप यहाँ पे क्या हेडिंग देंगे? सबसे पहले तो आप लिखेंगे आर्टिकल 243 का क्यू, और इसमें क्या है? इसमें मैम नगर पालिकाओं का गठन है। क्या है? नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं का गठन। कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज लिख सकते हो, फॉर्म्ड ऑफ म्युनिसिपैलिटीज लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। तो बेटा जिस तरीके से आपकी 3 स्तर पर पंचायत होती हैं, उसी तरीके से ये भी 3 स्तर पर होती हैं। कैसी हैं ये? त्रिस्तरीय हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि यहां पर भी मैम 3 टायर है, यानी कि 3 स्तरीय, 3 टायर लेवल होता है। अब वो 3 टायर लेवल क्या क्या होता है? जैसे कल से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नगर पालिका किसे कहते हैं, नगर निगम किसे कहते हैं, क्या ये एक होते हैं या अलग अलग होते हैं? तो बच्चा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ये भी पंचायत की तरह 3 स्तरों पर गठित की जाती हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सबसे पहले आती है आपके पहले स्तर पर नगर पंचायत। इसको इंग्लिश में भी नगर पंचायत ही बोलते हैं। एक होता है यहां पर नगर पालिका परिषद, अभी मैं इनके बारे में लिखवाऊंगी, थोड़ा सा रुकिए। नगर पालिका परिषद, और एक होता है बेटा जी नगर निगम, एक होता है नगर निगम। अब ये कहां कहां बनते हैं? पहले इंग्लिश लिखिए, इसको कहते हैं नगर पंचायत्स, नगर पंचायत्स। और ये कहां पर होती हैं? तो ध्यान से सुनिए बेटा, नगर पंचायत्स ऐसे 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 गांव जो शहर में परिवर्तित हो रहे होते हैं, शहर में परिवर्तित हो रहे हों, शहर में परिवर्तित हो रहे हों, वहां पर क्या बनती हैं? नगर पंचायत, वहां पर बनती हैं नगर पंचायत। जैसे आप देखते हो कि हम क्या कहते हैं कि मैम ऐसे गांव जो शहर में परिवर्तित हो रहे हो, उसका मतलब जैसे हम कई बार कहते हैं कस्बा, तो कस्बे में क्या होता है? कुछ गांव की चीजें, कुछ शहर की चीजें, मतलब मिला जुला रूप होता है। तो आप ये कह सकते हो कि भैया ऐसी जगह जहां पर गांव शहरों में परिवर्तित हो रहे होते हैं, वहां बनती है नगर पंचायत। नगर पालिका परिषद, इसको कहते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल इसको कहते हैं, ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल। और ये होती है छोटे शहरों में, जो छोटे शहर होते हैं वहां पर क्या बनती है? म्युनिसिपल काउंसिल। और एक होती है बेटा जी नगर निगम, जिसे हम कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और ये कहाँ होती है? ये होती है बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद। तो ये सब क्या है? ये बड़े शहरों में। तो इस तरीके से ये भी बेटा जी 3 स्तरों पर बनती है। ये भी किस पर बनती है? 3 स्तरों पर बच्चे यहां पर बनती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो नगर निगम है ना, इसका सर्वप्रथम गठन किया गया था मद्रास में।
ठीक है। ये जो नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसका सर्वप्रथम गठन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम इसको कहाँ फॉर्म्ड किया था, तो सर्वप्रथम गठन इसका हुआ था 1688 में। और कहाँ पर हुआ था, तो बेटा जी मद्रास में। मद्रास को आज के समय पे आप क्या कहते हैं, मैं मद्रास को आज के समय पर हम चेन्नई कहते हैं। तो सबसे पहले इसका गठन किया गया था मद्रास में, 1688 में पहला नगर निगम बनाया गया था। ठीक है। और जिस तरीके से पंचायत के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही नगर पालिका के लिए भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जैसे पंचायत के लिए इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही नगर पालिका के लिए भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। आप यहां तक लिख लें, तो फिर मैं आपको आगे बता दूं, इसके लिए लिखवा दूं कि जिस तरीके से, अब देखो, नगर पालिका के सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। लिखिएगा, फुलफिल द all seats of municipality municipalities by the direct election। ये आपका पंचायत और नगर पालिका और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका हुआ। अब आप एक हेडिंग देंगे बच्चों, ध्यान से देंगे हेडिंग, लिखिएगा, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। लिखिएगा, यूनियन एंड स्टेट सर्विस कमीशन। यूनियन एंड स्टेट सर्विस कमीशन, यानी कि आप क्या कहते हो, यूपीएससी। यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सॉरी पब्लिक लिखना रह गया है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी और एसपीएससी जिसको आप कहते हो, यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में या भाग में है बताइए। और आर्टिकल बेटा जी 315 से 323 तक किसकी बात की गई है, तो मैम यूपीएससी और एसपीएससी की बात की गई है। 315 और 323 थे आर्टिकल, और किस भाग में है ये आपके संविधान के, ये आप बता सकते हैं, बताइए किस भाग में है। और आपको मैं बता दूं कि ये आपके भाग 15 में है। वो सॉरी, हाँ, ये आपके भाग 14 में, मैंने 15 बोल दिया, सॉरी बेटा, भाग 14 में है। किस में है, पार्ट 14 में, सॉरी 15 में नहीं है, भाग 14 में है। आई एम रियली वेरी सॉरी, गलती से निकल गया है, माफी चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी, भाग 14 में है, 15 में नहीं है, भाग 14 में है। आर्टिकल 315 से 323। अब देखो यहां पर लिखा है एक आर्टिकल बड़ा प्यारा सा, और वो आर्टिकल नंबर है 315। 315
ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें कहा गया है कि एक यूपीएससी होगा और एक एसपीएससी होगा। अब यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसको कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग बेटा, ठीक है, यूपीएससी, और इसको कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। तो आपका स्टेट में एक लोक सेवा आयोग होगा और सेंटर में प्यारे बच्चे क्या होगा, तो आप कहोगे कि मैम सेंटर में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है मैम, आर्टिकल 315। तो 315 से 323 तक है, ठीक है। मैं अभी कुछ बच्चों से यहां पर, ओके ठीक है, मैं चेक करती हूं बेटा, प्लीज वेट, 1 मिनट रुकें। बच्चे यहां से दिक्कत नहीं हो रही है, यहां से दिक्कत नहीं है, यहां से कंटिन्यू चल रही है क्लास। प्लीज जिन बच्चों को बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है वो रिफ्रेश करें अपनी वीडियो को, यहां से दिक्कत नहीं है बेटा, यहां से प्रॉब्लम नहीं है, मैं चेक कर चुकी हूं, इधर से बफरिंग नहीं है, यहां से सब कुछ ठीक है। अभी मुझे बताइए, अभी ठीक है, अभी ओके है, चलिए। तो आर्टिकल 315 में क्या है मैम, एक यूपीएससी है और एक एसपीएससी है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 316, अब ध्यान से सुनना, आर्टिकल 316 में क्या है, तो बेटा इसमें यह कहा गया है कि इसमें आपका अगर हम बात करते हैं तो जो यूपीएससी है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी में एक अध्यक्ष होते हैं यानी कि चेयरमैन, ठीक है, और उसमें आपके होते हैं अन्य सदस्य यानी अदर मेंबर्स, अदर मेंबर्स। अब इनके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, फिर एसपीएससी के बारे में बात करेंगे। तो इनकी नियुक्ति, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इनकी नियुक्ति और कार्यकाल। आर्टिकल 316 में क्या है, नियुक्ति और मैम कार्यकाल, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ एंड टेन्योर, अपॉइंटमेंट और क्या दे रखा है, टेन्योर। तो हम देखेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनका कार्यकाल कितना होता है, ये मैं आपको यहां पर इस आर्टिकल के अंदर बताने वाली हूं, और अगर इन्हें त्यागपत्र देना है तो ये किसको देता है, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से बेटा, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके लिए हमें 3 पॉइंट जानने हैं मैम। पहला पॉइंट, आर्टिकल 316 में नियुक्ति, ठीक है, अपॉइंटमेंट, तो वो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट होती है। फिर दूसरा पॉइंट है आर्टिकल 316 में कि भाई कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है, तो टेन्योर होता है बेटा जी इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये इनकी रिटायरमेंट एज होती है, जो पहले हो जाएगा उसी के आधार पर ये रिटायर हो जाएंगे। और अगर इन्हें कभी इन फ्यूचर अपना त्यागपत्र देना है तो ये किसको देंगे रेजिग्नेशन, मैम राष्ट्रपति को। रेजिग्नेशन किसको देंगे मैम, राष्ट्रपति को। अब यही आर्टिकल 316 में आपके एसपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की भी बात की गई है और उनके कार्यकाल और नियुक्ति की भी इसमें बात की गई है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हाँ आईपीएस वाला यूपीएससी है ये,
आईएएस के एग्जाम कराता है ना, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और स्टेट में आपका स्टेट कमीशन जो होता है, जो पीसीएस के या आपके आरओ एआरओ के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो स्टेट कमीशन, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इनका हो गया। तो अब 316 में ही एसपीएससी की भी बात की गई है। तो आपका जो एसपीएससी होता है, ठीक है, इसमें भी बेटा आपके होते हैं एक तो अध्यक्ष, यहां पर भी होते हैं अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन, और यहां पर भी होते हैं अन्य सदस्य यानी कि अदर मेंबर्स। अभी हम आर्टिकल 316 की ही बात कर रहे हैं। 316 में दोनों के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट और बेटा जी टेन्योर की बात है। यहां पर भी नियुक्ति और कार्यकाल, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की ही बात की गई है। और इसके लिए भी कोई अलग आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल 316 ही है। तो अब हम बात करते हैं। अब आप खुद मुझे लगता है आंसर दे दोगे कि जब मैं पूछूंगी कि बताओ बेटा नियुक्ति कौन करेगा, या फिर इनका कार्यकाल कितना होगा, या फिर ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, मुझे लगता है इस क्लास में बैठा हर बच्चा अब इस प्रश्न का उत्तर जानता है कि जो काम सेंटर में प्रेसिडेंट करते हैं तो उसी काम को स्टेट में कौन करेगा, बताइए। 316 अनुच्छेद में आपके जो कार्यकाल और नियुक्ति दे रखी है, वेरी गुड मैम। यहां पर राष्ट्रपति की जगह सेंटर में राष्ट्रपति, तो यहां पर राज्यपाल। यहां पे कार्यकाल मैम ईयर्स सेम रहेगा 6 वर्ष, लेकिन 62 वर्ष की आयु हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेट वाले कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य हैं। और त्यागपत्र में भी सेम मैम राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल को। और अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, राज्यपाल ही करेंगे, क्योंकि मैम ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं और रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं वो सब तुरंत आंसर करते हैं, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। अब यहां पे एक चीज मैं आपको नोट डाल के लिखवाऊंगी, क्योंकि अधिकतर बच्चा एक प्रश्न पूछता है। और वो प्रश्न क्या पूछता है, ध्यान से सुनो। प्रश्न क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है कि क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। यहां लिखना नोट, यूपीएससी और एसपीएससी के किसी भी सदस्य या किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को उसी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। पुनर्नियुक्त मतलब रीअपॉइंट, पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है कि रीअपॉइंटमेंट नहीं होती। क्या मैम आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हो, क्या हमें और सिंपल भाषा में इस चीज को समझा सकती हो? बिल्कुल, मैं बिल्कुल बेटा आपको समझा सकती हूं इस भाषा को। मतलब कैसे नहीं हो सकता, देखो, ना तो रीअपॉइंट होगा और ना ही उस पद से नीचे का पद ग्रहण करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए यूपीएससी चेयरमैन जो होता है बेटा जी, तो ये अगेन चेयरमैन, अगर मैं लिखूं अगेन चेयरमैन ये बन सकता है, तो आप कहोगे कि मैम ये दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता। अगर आप कहो कि क्या मैम यूपीएससी मेंबर बन सकता है, तो बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि यूपीएससी मेंबर इससे छोटे होते हैं। क्या ये एसपीएससी का चेयरमैन बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि एसपीएससी का चेयरमैन भी इससे छोटा होता है। क्या ये एसपीएससी का मेंबर बन सकता है? तो मैं आपसे कहूंगी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मैम इसके नीचे की पोस्ट हैं, ये सारी क्या है, इसके नीचे की पोस्ट हैं।
ना ये अपने से नीचे के पद पर जाएगा और ना ही ये दोबारा से यूपीएससी का अध्यक्ष बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, ये तो यूपीएससी चेयरमैन, भाई हम बात करें आपके यूपीएससी मेंबर्स की। यूपीएससी मेंबर्स क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो यूपीएससी मेंबर्स जो हैं ये यूपीएससी चेयरमैन बन सकते हैं, ऑफ कोर्स बन सकते हैं क्योंकि इनसे बड़ा पद है, ये बन सकते हैं, लेकिन दोबारा यूपीएससी के मेंबर नहीं बन सकते। यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं लेकिन दोबारा से यूपीएससी में मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है, क्या ये एसपीएससी मेंबर्स बन सकते हैं? एसपीएससी मेंबर्स आप कहोगे मैम नहीं बन सकते क्योंकि निचला पोस्ट है। क्या ये एसपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं जो यूपीएससी के मेंबर होते हैं? हाँ मैम, ये चेयरमैन बन सकते हैं लेकिन मेंबर नहीं बनेंगे क्योंकि मेंबर्स में ये बड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम और डिफाइन कर लें कि जो हमारा एसपीएससी चेयरमैन होता है, एसपीएससी चेयरमैन, तो ये क्या क्या बन सकता है? तो मैम दोबारा एसपीएससी का चेयरमैन नहीं बन सकता, लेकिन ये यूपीएससी चेयरमैन बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष ये बन सकता है। उसके अलावा ये यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है, ये यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है, लेकिन ये एसपीएससी का मेंबर नहीं बन सकता। जो इससे नीचे की पोस्ट होगी उस पर ये नहीं जा सकता। एसपीएससी चेयरमैन भी दोबारा नहीं बन सकता, यूपीएससी मेंबर बन सकता है, यूपीएससी चेयरमैन। अब हम बात करते हैं एसपीएससी मेंबर, सब डिफाइन कर रही हूं मैं तुम्हें। अब देखो एसपीएससी मेंबर्स हैं तो दोबारा ये नहीं बन सकते, ये दोबारा नहीं बन सकते, ये दोबारा नहीं बन सकते, ये दोबारा नहीं बन सकते, लेकिन हाँ मैम ये आपके एसपीएससी चेयरमैन बन सकते हैं। ठीक है, चेयरमैन बन सकते हैं, ये मैम यूपीएससी चेयरमैन बन सकते हैं, ये आपके यूपीएससी मेंबर्स बन सकते हैं, ये आपके यूपीएससी चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन दोबारा एसपीएससी मेंबर्स नहीं बन सकते। ये सब बन सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जो एक पोस्ट पे एक बार काम कर चुका है वो दोबारा इस पोस्ट पर काम नहीं कर सकता। बच्चा कह रहा है क्यों? क्योंकि किशोर कुमार जी इन पर प्रतिबंध होते हैं। संविधान इनको ये कहता है कि आप जिस चीज पर एक बार काम कर चुके हो उस चीज पर नहीं काम करोगे, और दूसरी बात अपने से छोटे पद पर काम नहीं करोगे। ठीक है, अपने से छोटे पद पर काम नहीं करोगे। जेपीएससी क्या होता है? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वैष्णवी। जिस तरीके से देखो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इसको बोलते हैं, आप लोग खुद ही डीप में जाकर क्वेश्चन पूछते हो और फिर कहते हो कि मैम डीप हो जाता है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग, और ये एक ऐसा लोक सेवा आयोग होता है बेटा जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का कॉमन होता है। कौन होता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का कॉमन जब होता है। मान लीजिए यूपी बिहार कल मिलकर एक ही कमीशन बना लें तो उसको कहेंगे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। 2 या 2 से अधिक राज्य जब मिलकर एक ही पब्लिक कमीशन बनाते हैं तो उसको कहते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसमें जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति। यानी जॉइंट वाले में गवर्नर का काम नहीं होता। जॉइंट वाले में प्यारे बच्चे क्या होता है? तो मैम जॉइंट वाले में प्रेसिडेंट का काम होता है। यूपीएससी चेयरमैन राजेन उसके बाद और कोई काम कर सकते हैं लेकिन सेम पोस्ट पर काम नहीं कर सकते और अपने से नीचे की पोस्ट पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी चेयरमैन की वैल्यू समझो आप, सबसे बड़ा पद हो गया इन सभी पदों में। और आप ही हैं, मान लीजिए आज के समय पे आप किसी पुलिस थाने में कमिश्नर हैं, फिर आपसे बोला जाए कांस्टेबल बन के काम करो, कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वैष्णवी ने पूछा था बेटा, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर अपना एक ही कमीशन बनाते हैं उसको जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, और इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
ठीक है, इतनी बात आपको। जेपीएससी का कितना वर्ष होता है? तो जेपीएससी क्योंकि स्टेट में होता है तो यहां पर 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। खुद ही अंदर घुस जाते हो और मुझे कहते हो कि मैम डीप हो जाता है। तुम्हारे खुद के क्वेश्चन इतने डीप होते हैं, क्या करूं फिर मैं? ठीक है, अब बेटा जी आर्टिकल 317 इसमें क्या है? तो इसमें है बेटा जी आपके जो यूपीएससी या एसपीएससी जो होता है, इनके जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, या फिर इनके जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य, तो बेटा इनको हटाने की प्रक्रिया यानी रिमूवेबल प्रोसेस, हटाने की प्रक्रिया रिमूवेबल प्रोसेस है। रिमूवेबल प्रोसेस, हटाने की प्रक्रिया है। अब ध्यान से सुनो, चेयरमैन मेंबर है ना, तो इनको हटाने की प्रक्रिया भैया देखो, चाहे यूपीएससी का सदस्य हो चाहे एसपीएससी का, हटाने का काम होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। लेकिन हटाने का आधार क्या होता है मैम? किस आधार पे हटाएंगे? आधार यानी कि ग्राउंड होता है बेटा जी सिद्ध कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर। जब ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, करप्शन करते हैं, ठीक है, अपनी पोस्ट का गलत प्रयोग करते हैं, तब जाकर इनको प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। लेकिन लिखना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के आधार पर, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इन्हें कभी भी हटा देंगे, ऐसा नहीं चलता है। जब किसी भी यूपीएससी मेंबर पर, ओके मैं वाईफाई चेंज कर देती हूं, किस्सा खत्म हो जाएगा, रुक जाओ। चलो चेक करो एक बार फटाफट से और मुझे बताओ, क्योंकि मैंने वाईफाई चेंज कर दिया है। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। चलिए, जेपीएससी भी आर्टिकल 316 में ही है। सुनीला, आर्टिकल 316 में ही है। अब बताइए, अभी ठीक है? मैं इसको दोबारा बताऊंगी पूरी को, इस पॉइंट को दोबारा से मैं बता दूंगी आपको। अब ठीक है? यहां तक ओके है? अब ठीक है ना? चलो, मैंने ये बताया कि यूपीएससी के चेयरमैन हो या आपके सदस्य हो या एसपीएससी के अध्यक्ष हो या सदस्य हो, हटाने का काम राष्ट्रपति ही करते हैं, राज्यपाल का कोई रोल नहीं होता। लेकिन किस आधार पे हटाया जाता है? तो बेटा जी इन पर लगता है सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी जब ये करप्शन करते हैं, अपनी पोस्ट का मिसयूज करते हैं, तब जाकर इनको हटाया जाता है। अब मैम इन्होंने जो इन पे ब्लेम लगाया जाता है, इस ब्लेम की इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इस ब्लेम की जांच कौन करता है? तो प्यारे बच्चों, जांच करने का काम करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि भैया इस फलाने मेंबर पर या फलाने अध्यक्ष पर क्या लगा है? आरोप लगा है सिद्ध कदाचार का। और आप क्या करो? आप फटाफट सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जांच करो और जांच करके मुझे रिपोर्ट दो। अगर जांच ठीक है तो राष्ट्रपति हटा देंगे, अगर जांच में आरोप गलत पाए गए हैं तो फिर राष्ट्रपति उन्हें उनके पद पर वापस कह देंगे कि आप वापस बैठ जाइए।
ठीक है, तो आप यहां ध्यान रखेंगे कि हटाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल का कोई रोल नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से इन पर लगाए गए आरोपों की जांच करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद अपनी रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट आने पर वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये आर्टिकल 317 में है। अब हम आर्टिकल देखेंगे सीधा 320, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूं। आर्टिकल 320 में क्या है, यूपीएससी या एसपीएससी के कार्य, यानी ये किस लिए बनते हैं। तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, ध्यान से लिखना। यूपीएससी का कार्य केंद्र सरकार की सेवाओं में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी जो सर्विसेज होती हैं, केंद्र सरकार की सेवाओं में, केंद्र सरकार की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करना, परीक्षा आयोजित करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती हैं उनके लिए एग्जाम्स को कंडक्ट कौन कराता है, तो आप कहोगे यूपीएससी। जैसे आईएएस का एग्जाम, आईपीएस के लिए, आईएफएस के लिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो यूपीएससी करवाता है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद में एसपीएससी का कार्य राज्य सरकार, केवल यहां पे लिखना है, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, सेम। और उसके बाद हम लिखेंगे, इनके कार्य हो चुके हैं आर्टिकल 323। यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देता है और एसपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देता है, यह हमें यहां पर जानना है। लिखिएगा, यूपीएससी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को। अब ये राष्ट्रपति को देंगे तो भैया एसपीएससी किसको देगा, मैम राज्यपाल को। राज्यपाल को। अब आपका एक चैप्टर बचता है राजभाषा, और थोड़ा थोड़ा योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में बताते हुए मैं इस क्लास को परसों विराम दूंगी। मैम कल क्यों नहीं, हाँ एनडीए भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है, बिल्कुल सही है। अब सुनो मेरी बात, कल आपकी क्लास मेरी क्लास नहीं होगी। क्यों मैम, क्योंकि कल मेरी यूट्यूब पर क्लास है, तो वो क्लास मेरी 3 बजे से शुरू होगी और वो 5 बजे तक चलेगी, लगभग 5 बजे तक चलेगी। तो इसलिए कल आपकी क्लास नहीं होगी, लेकिन परसों आपकी क्लास होगी और परसों मैं आपको फ्री कर दूंगी। परसों के बाद फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। परसों मैं राजभाषा कराऊंगी, नीति आयोग और योजना आयोग कराते हुए आपकी क्लासेस को विराम दूंगी। तो कल क्लास नहीं होगी, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब आपकी क्लास होगी परसों। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी आपको मैंने यहां पर बताई हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हमारा फ्री टाइम रहेगा, हम पॉलिटी का रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप वहां पर कर सकते हो। ठीक है, आज क्लास बेटा भावना मैम की नहीं है, लेकिन मेरी 5 बजे क्लास है, इसलिए मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले सकती। अगर ले सकती तो मैं आज ही खत्म कर देती, आज ही खत्म कर देती, लेकिन मेरी 5 बजे बिहार फाउंडेशन में क्लास होती है, इसलिए नहीं ले सकती। इसलिए मैं आपको थर्सडे मिलूंगी। तो आज के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। अच्छा, कैग बाकी है, कोई बात नहीं, आपकी हिस्ट्री शुरू होगी कब से, मंडे से, तो हमारे पास टाइम है। कैग भी करा दूंगी मैं, कैग बाकी है अभी। कैग कहां बाकी है, कैग तो मैं करा चुकी हूं। अरे ध्यान से देखो क्लास, कैग करा चुकी हूं, कैग हो चुका है, कैग के बारे में हम पढ़ चुके हैं।
नहीं 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 नहीं, कैग नहीं रहा है, कैग हो चुका है। सिर्फ राजभाषा रह गई है आपकी मेन टॉपिक, और आपका नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों। हिस्ट्री की क्लास मंडे से स्टार्ट होगी, मंडे से।